बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम यशवंत था। उसके माता पिता नहीं थे और उसका कोई अपना नहीं था। यशवंत बहुत ही नेक और सीधा साधा लड़का था। बाजार में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। सर्दियों में वो गर्म चाय और गर्मियों में ठंडा मीठा शरबत बेचता था। बरसात में चाय के साथ पकौड़े भी बनाता था। उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। रात को जब वो थक कर लौटता तो खुद ही खाना बनाता और 2 रोटियां पका लेता। कभी कभी थकान के कारण वो बिना खाए ही सो जाता। कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए वो शादी के बारे में नहीं सोचता था। पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे सब दादी जी कहते थे। दादी जी को यशवंत पर बहुत दया आती थी। त्योहारों पर या कभी कभी जब कुछ खास पकवान बनते तो वो एक प्लेट यशवंत को भी देती थी। दादी जी की एक भतीजी थी, काजल, जो दूसरे मोहल्ले में अपनी मां के साथ रहती थी। वो गोरी चिट्टी थी और उसे अपने गोरे रंग पर बहुत घमंड था। हर समय कंघी चोटी करके, आंखों में काजल लगाकर वो खिड़की से झांकती रहती थी। उसकी विधवा मां को अपनी बेटी की शादी की बहुत चिंता थी। वो अपनी बेटी के व्यवहार से भी परेशान रहती थी, लेकिन क्या करती। जेब में पैसा नहीं था और बिना दहेज के गरीब की बेटी से कौन शादी करता। एक दिन दादी जी अपनी बहन से मिलने आई तो वो बेटी की शादी का दुखड़ा लेकर बैठ गई। दादी जी के दिमाग में तुरंत पड़ोस के यशवंत का ख्याल आया। ऐसा सीधा और शरीफ लड़का तो दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता। बिना एक पैसा खर्च किए लड़की अपने घर की हो जाएगी। उसी शाम एक प्लेट में 2 मिठाई के टुकड़े डालकर दादी जी यशवंत के घर जा पहुंची। यशवंत उसी वक्त दुकान से लौटा था। कपड़े बदलकर वो रोटी पकाने के लिए चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गीली लकड़ियां जल नहीं रही थी। उसकी आंखें धुएं से भर रही थी। दादी जी को देखकर वो उठा और चारपाई पर आसन बिछाकर उन्हें बिठाया। पानी से उनकी खातिरदारी की। दादी जी धीरे से बोली, बेटा, दिन भर थकहार कराकर रोटी पकाते हो। मेरा तो कलेजा तुम्हें देखकर पिघल जाता है। शादी क्यों नहीं कर लेते? यशवंत बोला, दादी जी, आपको तो मालूम है मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं। ये शादी तो माता पिता के काम होते हैं। कौन करवाएगा मेरी शादी और कौन करेगा मुझसे शादी? अब दादी जी ने दृढ़ता से कहा, अरे बेटा, ऐसी बात नहीं करते। मैं भी तो जीवित हूं। और फिर तुझमें किस बात की कमी है? कमाओ बेटा है। यशवंत बोला, वो तो ठीक है, लेकिन लड़की कहाँ है? दादी जी ने झट से मिठाई का टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया और बोली, अरे बेटा, मेरी भतीजी है ना, काजल, चांद सी खूबसूरत है कि देखते रह जाओगे। और यूं तो उसके लिए ढेरों रिश्ते आए हैं, लेकिन मैंने तो बहन से साफ कह दिया कि यशवंत से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। मेरी काजल है भी ऐसी अच्छी कि तुम्हारा घर बना देगी। यशवंत को अपनी शादी की बात करते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। धीरे से बोला, दादी जी, आप मेरी मां की जगह हैं। जैसा ठीक समझें कर लें। दादी जी तो खुशी में दूसरी मिठाई खुद अपने मुंह में ठूंस ली और यशवंत को आशीर्वाद देते हुए वहां से चली गई। घर जाकर बहन से बोली, लो भाई, तुम्हारा काम हो गया। ऐसा सीधा साधा लड़का तो 7 जन्मों में नहीं मिलता। तुम्हारी बेटी को सुख मिलेगा। अपनी दुकान है, अच्छा भला कमा लेता है। काजल की मां बोली, लेकिन दीदी, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं कि दामाद के 2 कपड़े बनवा सकूं या विवाह पर खाना खिला सकूं। दादी जी बोली, तुम इसकी चिंता न करो, मैं सब संभालूंगी। अगले दिन दादी जी लड्डू लेकर यशवंत के घर पहुंची और गले लगाकर शादी की बधाई दी। यशवंत का दिल खुशी से उछलने लगा। खुशी के मारे उसके दांत बंद नहीं हो रहे थे। लड्डू खाकर उसने मुंह बंद किया। दादी जी बोली, जो इंतजाम करना है आपको ही करना है। यशवंत बोला, अरे आप चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगा। शादी की खुशी ने यशवंत के हाथ पांव फुला दिए। वो जल्दी से कमरे में गया और जो कुछ उसने जमा किया था उसे फौरन लाकर दादी जी के हाथ में दे दिया। दादी जी को तो मन की मुराद मिल गई। थोड़े से पैसे अपने पास रखे और बाकी थैली अपनी बहन को सौंप दी। बोली, लो, अब सोच समझ कर खर्च करना। अगले ही महीने यशवंत की शादी हो गई। छोटी सी बारात थी। यशवंत के ज्यादा दोस्त नहीं थे। एक ही दोस्त था, बचपन का, जिसका नाम वीरेंद्र था, और आसपास के कुछ दुकानदार थे।
काजल शादी करके यशवंत के घर आ गई। यशवंत तो चांद सी गोरी पत्नी पाकर फूला नहीं समा रहा था। दूसरे दिन 4-5 लोगों को दावत पर बुलाया। वीरेंद्र भी अपनी मां और बहन के साथ आया और यशवंत से बोला, मैं भाभी का मुंह देखूंगा। एक ही तो देवर हूं, और देवर से कैसा पर्दा। यशवंत बेचारा उलझन में पड़ गया। वीरेंद्र उसका कोई रिश्तेदार नहीं था कि वो पत्नी को उसके सामने लाता, लेकिन वो स्वभाव से सीधा साधा था। दोस्ती की वजह से वो मान गया। वीरेंद्र ने सोने का पानी चढ़ी चांदी की बालियां और मोती की नथ दी। काजल तो खुश हो गई। इतनी कीमती मुंह दिखाई किसी ने नहीं दी थी। अब ये वीरेंद्र अपने नाम के बिल्कुल विपरीत था। वो एक नंबर का बदमाश था। खाते पीते बाप का बेटा था। उसके बाप का लकड़ी का कारखाना था। पैसे की कमी नहीं थी। वो थोड़ी देर कारखाने में जाकर बैठता और दिन भर आवारागर्दी करता। यशवंत के साथ गुरुकुल में पढ़ता था। वही उसकी दोस्ती हो गई थी। वैसे दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। यशवंत अपनी नेक स्वभाव की वजह से सबको अपने जैसा समझता था और सब पर विश्वास कर लेता था। उधर काजल यशवंत की सादगी से परेशान थी। वो चाहती थी कि हर वक्त सजी संवरी बैठी रहे और यशवंत उसके सौंदर्य की तारीफ करता रहे। यशवंत उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन ना तो उसे मीठी बातें करनी आती थी और ना ही उसके पास वक्त था। पत्नी के नखरे उठाता तो दुकान कैसे चलती। फिर भी हर दूसरे चौथे दिन वो पत्नी के लिए कोई ना कोई तोहफा लाता, कभी चूड़ियां तो कभी सस्ते झुमके। लेकिन ये काजल की समझ में नहीं आते थे। उसे दुख था कि उसके पास सोने का एक भी गहना नहीं था, सिवाय उन बालियों के जो यशवंत के दोस्त वीरेंद्र ने मुंह दिखाई में दी थी। वो हर वक्त यशवंत को ताने देती रहती थी। शाम को जब वो घर लौटता तो खाना पका हुआ नहीं होता था। काजल कहती, गीली लकड़ियां है, जलती नहीं, मेरा सिर दर्द करता है। सारा काजल निकल जाता है। यशवंत बेचारा कभी खुद चूल्हा जलाकर खाना पकाता तो कभी बाजार से पकापकाया खाना ले आता। पकापकाया खाना खरीदने से उसे अपनी कमाई का कभी इतना दुख नहीं हुआ जितना अब अपनी पत्नी को खुश न रख पाने का था। दूसरी तरफ जब वो दुकान चला जाता तो वीरेंद्र अच्छी मिठाइयां और कीमती तोहफे लेकर आता था। धीरे धीरे मूर्ख काजल वीरेंद्र के जाल में फंसती गई। वीरेंद्र ने उसे समझाया, तुम जैसी खूबसूरत औरत को तो रानी की तरह रहना चाहिए। तुम कहां इस गरीब यशवंत के चक्कर में फंस गई। काजल को भी लगने लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है कि उसकी शादी एक गरीब आदमी से कर दी गई। उसे तो वीरेंद्र जैसे पैसे वाले की पत्नी होना चाहिए था, जो उसके लिए कीमती तोहफे लाता और हर वक्त उसके सौंदर्य की तारीफ करता रहता। आखिरकार वीरेंद्र ने काजल को समझाया, अपने पति को व्यापार के लिए परदेश भेज दो, फिर हम आजादी से मिला करेंगे। मैं तुम्हें सोने के गहने बनवा कर दूंगा। काजल उसके बहकावे में आ गई और उसने यशवंत का सिर खाना शुरू कर दिया। वो बोली, इस चाय शरबत की दुकान से तुम कभी ज्यादा नहीं कमा पाओगे। ऐसी आराम की जिंदगी हमें कभी नहीं मिलेगी। जब तक तुम परदेश जाकर कमाई नहीं करते, इस तरह तो आमदनी में कभी बरकत नहीं होगी। तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं कि एक नौकरानी रख सको। मैं दिन भर काम करते करते मर जाती हूं। मेरे हाथों में मेहंदी नहीं टिकती, ना आंखों में काजल। दिन भर बस चूल्हा ही फूंकते रहना पड़ता है। मैंने तो अपनी अम्मा के घर भी कभी इतना काम नहीं किया था। रोज रोज की शिकायतों से तंग आकर यशवंत ने परदेश जाकर कमाई करने का फैसला कर लिया। उसने अपने दोस्त समझकर वीरेंद्र से सलाह ली। वीरेंद्र ने जोरशोर से उसका समर्थन किया और कहा, हां, साथ में मुख्य व्यापार भी सीख लेना। यशवंत ने अपनी दुकान साल भर के लिए एक पड़ोसी दुकानदार को दे दी और जो पैसे मिले उससे व्यापार का सामान खरीद कर रख लिया। उसने सफर की तैयारी कर ली। काजल ने खुशी खुशी उसे विदा किया और बोली, जब तुम वापस आओगे तो हमारे दिन फिर जाएंगे। अपने बेहतर कल के लिए मैं तुम्हारी जुदाई भी बर्दाश्त कर लूंगी। भारी मन के साथ यशवंत सफर पर रवाना हो गया। जाते जाते उसने वीरेंद्र से कहा, वीरेंद्र, अपनी भाभी का ख्याल रखना। मैं तुम्हारे भरोसे पर छोड़कर जा रहा हूं। इसे कोई तकलीफ न हो। वीरेंद्र ने यकीन दिलाया, तुम चिंता मत करो। भाभी को मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये साल भर पलक झपकते गुजर जाएगा। उस जमाने में लोग बैलगाड़ियों से सफर करते थे।
एक महीने का लंबा सफर तय करके यशवंत एक बड़े शहर में पहुंचा और एक छोटी सी धर्मशाला में रुकने का इंतजाम किया। धर्मशाला के मालिक एक नेक सूरत वाले वृद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने यशवंत को अपनी धर्मशाला में एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दे दिया। वही धर्मशाला में वह दोनों समय का खाना खा लेता था। जब वृद्ध व्यक्ति को पता चला कि यशवंत व्यापार करने और पैसा कमाने के लिए हजारों मील दूर से आया है, तो उन्होंने समझाया, बेटा, तुम मुझे सूरत से नेक और शरीफ आदमी लगते हो, जरा संभल कर रहना। इस शहर का नाम अंधेर नगरी है और यहां का राजा बिल्कुल मूर्ख है, इसलिए यहां के लोग भोले भाले लोगों और यात्रियों को ठगते हैं और बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। यहां कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। यशवंत ने जवाब दिया, बाबूजी, मैं आपकी बात का ख्याल रखूंगा। मैंने सोचा है कि पहले 2-4 दिन आराम करके यहां के हालात समझ लूं, फिर काम शुरू करूंगा। अगले दिन यशवंत बाजार में थोड़ी देर घुमा, तभी एक नाई की दुकान नजर आई। उसने सोचा कि बाल बड़े हो गए हैं, सफर में बाल कटवाने का मौका नहीं मिला, पहले बाल कटवा लूं। दुकान में जाकर उसने नाई से कहा, भैया, मुझे बाल कटवाने हैं। नाई बोला, आइए बैठिए। यशवंत ने पूछा, कितने पैसे लोगे? नाई बोला, बस कुछ दे देना। यशवंत ने सोचा कि ये तो बड़ा शरीफ आदमी है, वृद्ध व्यक्ति ने तो यूं ही डराया था। यहां सब ठीक ठाक है। बाल कटवाने के बाद यशवंत ने उसे पैसे दिए तो नाई ने पूछा, ये क्या है? यशवंत ने जवाब दिया, बाल कटाई के पैसे। नाई बोला, लेकिन मैं तो पैसे नहीं लूंगा, मैंने तो तुमसे कहा था कि कुछ दे देना, मुझे तो कुछ चाहिए। यशवंत बेचारा बड़ा हैरान हुआ। कुछ क्या होता है? उसने पैसे बढ़ाकर दिए, दोगुने तिगुने करके दिए, लेकिन नाई अड़ गया कि उसे तो कुछ चाहिए। यशवंत को वृद्ध व्यक्ति की बात याद आई और उसने सोचा कि इस मुसीबत से वही निकाल सकते हैं। उसने नाई से कहा, तुम मेरे साथ चलो, ये कुछ मैं घर पहुंचकर तुम्हें दे सकता हूं। यशवंत नाई को लेकर धर्मशाला पहुंचा और वृद्ध व्यक्ति को सारा वाकया सुनाया। वृद्ध व्यक्ति ने नाई से कहा, तुम कल सुबह आना, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, कल हम चुका देंगे। नाई चला गया तो वृद्ध व्यक्ति ने यशवंत से कहा, बेटा, मैंने कहा था ना कि ये अंधेर नगरी है, यहां हर कदम फूंक फूंक कर और समझदारी से उठाना। तुम्हें नाई से साफ साफ पैसे तय करने चाहिए थे। यशवंत हैरान होकर बोला, बाबूजी, मुझे क्या पता था कि इस झंझट में फंस जाऊंगा, मैं तो बस सीधे साधे बाल कटवाने गया था। उसने कहा कुछ दे देना, तो मैं समझा कि इसका मतलब है कुछ भी पैसे दे देना। अब बताइए मैं क्या करूं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, तुम बाहर जाओ और एक दही का कुल्हड़ खरीद कर लाओ। यशवंत ने ऐसा ही किया। वृद्ध व्यक्ति ने उस दही में थोड़ी सी दवा की कालिख मिला दी और कुल्हड़ उठाकर रख दिया। अगले दिन सुबह सुबह नाई अपना कुछ लेने हाजिर हुआ। वृद्ध व्यक्ति ने यशवंत से कुल्हड़ उठाने को कहा। यशवंत ने दही का कुल्हड़ नाई को दिया। नाई बोला, ये तो दही है, मैं इसका क्या करूं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इसमें क्या पड़ा है? नाई ने कहा, दही में काला काला कुछ पड़ा है। वृद्ध व्यक्ति फौरन बोले, बस उठाओ और चलते बनो, तुमने कुछ मांगा था और इसमें कुछ पड़ा है। नाई अपना सा मुंह लेकर रह गया और चुपचाप चला गया। यशवंत ने वृद्ध व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया। 2-4 दिन यशवंत धर्मशाला से बाहर नहीं निकला, लेकिन वो परदेश में बैठने तो नहीं आया था। काम तो करना ही था और बाहर निकलना ही था। 2-3 दिन बाद वो फिर बाहर निकला ताकि बाजार का रुख करे और अपने माल को बेचे। दुकानें देखता हुआ जा रहा था कि एक दुकान पर नजर पड़ी जिसके बाहर एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था। वहां एक आंख वाला एक आदमी आईने में प्रेम बना रहा था। यशवंत को उसकी हरकत पर हंसी आ गई। एक आंख वाला व्यक्ति चिल्लाया, मेरी आंख, मेरी आंख। यशवंत हक्का बक्का रह गया। उसने लाख समझाया, भैया, मैं तो परदेसी हूं, अभी तुम्हारे शहर में आया हूं, मैंने कब तुम्हारी आंखें चुराई और मैं चुराऊंगा क्यों? लेकिन वो आदमी तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया। देखते ही देखते काफी भीड़ जमा हो गई। हैरत की बात थी कि वहां मौजूद सभी लोग उस आदमी की ही वकालत कर रहे थे और यशवंत पर जोर दे रहे थे कि वो उसकी आंखें लौटा दे। मरता क्या न करता। यशवंत उस आदमी को लेकर
वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचा और सारा किस्सा बयान किया। वृद्ध व्यक्ति ने उस आदमी से कहा, तुम कल सुबह आकर अपनी आंख ले जाना। आदमी वहां से चला गया तो वृद्ध व्यक्ति यशवंत की ओर मुड़े, लेकिन उनके कुछ बोलने से पहले ही यशवंत बोल पड़ा, बाबूजी, मुझे कुछ मत कहिए, मेरा कसूर इतना था कि मुझे हंसी आ गई। वृद्ध व्यक्ति बोले, बेटा, अब जो भी हुआ इस किस्से को निपटाना है। ऐसा करो, कसाई की दुकान पर जाकर बकरे की 8-10 आंखें उठाकर ले आओ। कसाई से कह देना कि मैंने मंगवाई है। यशवंत ने ऐसा ही किया। वृद्ध व्यक्ति ने सारी आंखें धोकर और सुखाकर एक डिब्बे में रख दी। अगले दिन वही एक आंख वाला आदमी आंख मांगने आया तो यशवंत ने वृद्ध व्यक्ति के कहने के मुताबिक डिब्बा खोलकर उसके सामने रख दिया। बोला, भाई, मेरे पास तो बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी है, तुम अपनी आंख पहचान कर ले जाओ। वो आदमी जो उसे ठगने के चक्कर में था, उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। अपना सा मुंह लेकर वो वापस लौट गया। यशवंत ने वृद्ध व्यक्ति के हाथ जोड़े। बाबूजी, आपकी बुद्धि को कौन पहुंच सकता है? आपने 2 बार मेरी जान छुड़ाई। वृद्ध व्यक्ति ने समझाया, अब शहर में आ गए हो तो अपने काम से काम रखो और बाकी हर चीज के प्रति गूंगे, बहरे और अंधे बन जाओ। यशवंत ने वृद्ध व्यक्ति की नसीहत को मन में बांध लिया और व्यापार में काफी लाभ हुआ। कई महीने गुजर गए। अब वो चाहता था कि जल्द से जल्द अपना सामान बेचकर अपने वतन वापस लौट जाए। उसे अपने घर और पत्नी की बहुत याद सताने लगी थी। उसने काजल को कई खत लिखे। जवाब में काजल लिखती कि वो उसकी याद में बहुत परेशान है। एक दिन बचा हुआ थोड़ा सा सामान लेकर वो व्यापार के लिए निकला तो एक अजीब नजारा देखा। एक पालकी में एक औरत बैठी थी। पालकी के चारों तरफ पर्दे लटके हुए थे। 2 आदमी पालकी उठाए बाजार में जा रहे थे और एक आदमी साथ में आवाज लगाता हुआ चल रहा था, अगर कोई 1000 रुपए दे तो ये औरत बीच चौक में शौच करेगी। यशवंत की नैतिकता भड़क उठी। उसने सोचा, ये पर्दे वाली औरत भला भरे बाजार के बीच चौक में शौच कैसे कर सकती है? कहा ये पर्दा और कहा ये बेशर्मी, ये कैसे मुमकिन है? यशवंत भूल गया कि वो अंधेर नगरी में है। उसी आवेश में उसने कहा, मैं 1000 रुपए दूंगा अगर ये पर्दे वाली औरत ऐसा करेगी। उसके कहने की देर थी कि औरत झट से पालकी से निकली और अपना लहंगा फैलाकर बीच बाजार में शौच कर दिया। यशवंत के तो होश उड़ गए। वो आदमी बोला, लाओ, निकालो 1000 रुपए। यशवंत के पास इतने पैसे कहाँ थे? उसने तो एक नामुमकिन सी बात समझकर वो शर्त लगा दी थी। अब उसे वृद्ध व्यक्ति की नसीहत याद आई और वो बहुत पछताया। वहां मौजूद सभी लोग उसके पीछे पड़ गए कि रुपए निकालो। मजबूरन यशवंत को कहना पड़ा, मेरे पास इस वक्त रुपए नहीं है, मेरे घर चलो, वहां से पैसे ले लो। वो आदमी यशवंत के साथ वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचा। यशवंत ने सारा वाकया बताया। वृद्ध व्यक्ति को यशवंत की मूर्खता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस आदमी के सामने वे शांत रहे और बोले, चलो, मैं साथ चलता हूं, खुद देख लूंगा और सबके सामने पैसे दूंगा। वृद्ध व्यक्ति ने अपना झोला उठाया और उनके साथ चौक में पहुंच गए। वो औरत वही पालकी में बैठी थी और लोग भी खड़े थे। वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, पहले मुझे पूरी बात बताओ, शर्त क्या थी? उस आदमी ने पूरी बात बताई। वृद्ध व्यक्ति बोले, शर्त बीच चौक की थी ना? आदमी ने कहा, जी हां। वृद्ध व्यक्ति ने अपने झोले से जमीन नापने का फीता निकाला और उस आदमी से कहा, चलो नाप कर देखते हैं कि जिस जगह इस औरत ने हरकत की वो चौक का बीच है भी या नहीं। वो आदमी शक में पड़ गया, लेकिन मजबूरन वृद्ध व्यक्ति के साथ मिलकर चौक को नापा। जिस जगह औरत ने शौच किया था वो चौक का बीच नहीं था। वृद्ध व्यक्ति बोले, ये तो शर्त गलत हो गई, इस औरत को दोबारा बीच चौक में शौच करना होगा, तब मैं तुरंत रुपए दूंगा। अब औरत के लिए इतनी जल्दी दोबारा ये काम करना मुमकिन नहीं था, इसलिए वो औरत और उसका साथी शर्मिंदगी के साथ वृद्ध व्यक्ति को बुरा-भला कहते हुए अपने रास्ते चले गए। यशवंत ने राहत की सांस ली। धर्मशाला लौटकर वृद्ध व्यक्ति ने यशवंत की खूब खबर ली। तुम बाज नहीं आओगे, अगर मैं यहां ना होता तो तुम बर्बाद हो जाते, जितना कमाया उससे ज्यादा गवा देते। तुम्हारे लिए बेहतर है कि अपने वतन लौट जाओ। तुम जैसे सीधे साधे आदमी के लिए इस शहर में रहना ठीक नहीं।
मैं कब तक तुम्हें बचाता फिरूंगा। यशवंत का इरादा कुछ दिन और रुकने का था। उसने काजल को खत में लिखा था कि वो 2 महीने बाद आएगा और उसके लिए तोहफे खरीदे हैं। लेकिन वृद्ध व्यक्ति के जोर देने पर उसने पहले ही सफर की तैयारी कर ली। जरूरत का सामान लगभग बिक चुका था और अच्छा मुनाफा हो गया था। परदेश छोड़ते वक्त उसने वृद्ध व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक पिता की तरह उसकी मदद की और उसकी जान बचाई। वृद्ध व्यक्ति बोले, मेरे कोई बेटा नहीं, सिर्फ एक बेटी है। तुम्हें देखकर मुझे लगा कि अगर मेरा बेटा होता तो वो तुम्हारे जैसा होता। मुझे तुमसे दिली लगाव हो गया है। अगर जिंदगी रही तो तुमसे मिलने आऊंगा। तुम इतने अच्छे और शरीफ लड़के हो कि तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा ना हो। दुकानदार हो तो व्यापार के लिए सफर करना पड़ता रहेगा। मेरी 3 सीख हमेशा याद रखना। पहली सीख, जहां तक हो सके रोजी कमाने के लिए परदेश न जाओ। अपने वतन में मिलने वाली रूखी सूखी रोटी परदेश की रोटी से बेहतर होती है। उसी में बरकत होती है। भगवान ने सबको रोजी देने का वादा किया है। जो तुम्हारे हिस्से में है वो जरूर मिलेगा। अपने वतन में रहो, भगवान मदद करेगा। दूसरी सीख, कभी औरत के कहने में आकर परदेश का सफर हरगिज न करना। घर की औरतें कारोबारी मुलाकातों को नहीं समझती। सिर्फ अपनी समझ पर भरोसा करना। तीसरी सीख, कभी अपनी पत्नी को दोस्त की देखरेख में छोड़कर सफर पर न जाना। दोस्त कितना ही अच्छा क्यों न हो, आदमी के साथ शैतान लगा रहता है और ये शर्म के खिलाफ है। यशवंत सिर पकड़कर बैठ गया। बोला, बाबूजी, मैंने वही तीनों काम किए जिनके न करने की आपने सीख दी। रोटी की तलाश में परदेश का सफर किया, वो भी पत्नी के जोर देने पर, और दोस्त को पत्नी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। वृद्ध व्यक्ति बोले, बेटा, तुम वाकई बहुत नेक और सीधे हो, लेकिन दुनिया में हर कोई ऐसा नेक नहीं होता। अब जाओ, तुम्हारे घर में चोर घुस आया है, लेकिन इतना देखकर जल्दबाजी में न जाना। आराम से जाना और जो तमाशा देखो उसके मुताबिक एक पुरुष की तरह फैसला करना। यशवंत उसी वक्त रवाना हो गया। करीब 1 महीने का रास्ता था। घर पहुंचा तो शाम हो रही थी। उसे वृद्ध व्यक्ति की सीख याद आई। सामान मंदिर में रखकर वो दबे पांव अपने घर के पिछवाड़े पहुंचा, जहां कमरे की खिड़की थी। कमरे में रोशनी हो रही थी। अंदर से काजल और वीरेंद्र के हंसने और बोलने की आवाजें आ रही थी। यशवंत दीवार से चिपककर खड़ा हो गया। बाहर अंधेरा फैल चुका था। काजल वीरेंद्र को उसका लिखा हुआ खत पढ़कर सुना रही थी, जिसमें उसने लिखा था कि वो 2 महीने बाद वतन लौटेगा और फिर कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। उसने ये भी लिखा था कि उसने काजल के लिए सुंदर काजल, चूड़ियां, पायल, झुमके और हार जैसे कई तोहफे खरीदे हैं। काजल और वीरेंद्र उसके खत का मजाक उड़ा रहे थे। वीरेंद्र कह रहा था, अरे वो रहेगा गरीब का गरीब, 2 रुपए वाला सामान खरीदकर शान जमा रहा है। मैंने जो तुम्हारे लिए झुमके बनवाए थे वे पूरे 100 रुपए के थे। काजल बोली, तुम्हारा और उसका क्या मुकाबला। मुझे तो ये सोचकर उदासी हो रही है कि वह आ जाएगा तो फिर हम कैसे मिलेंगे। वीरेंद्र बोला, उसे 2 महीने बाद फिर किसी व्यापारिक सफर पर भेज देना। उसकी लगाम तो तुम्हारे हाथ में है। इस पर दोनों जोर जोर से हंस पड़े। यशवंत के तलवों से लगी आग सिर तक पहुंच गई। गुस्से से उसका बुरा हाल था। उसी वक्त वह गया और धड़ाधड़ दरवाजा खटखटाया। काजल ने आकर दरवाजा खोला। यशवंत को अपने सामने देखकर उसकी हालत ऐसी हुई जैसे काटो तो खून न निकले। पीछे पीछे वीरेंद्र भी निकल आया। यशवंत को देखकर उसकी हिम्मत कम हो गई। मुश्किल से अपने आप पर काबू पाकर वो बोला, वो मैं भाभी की खैरियत पूछने आया था। कहीं किसी चीज की जरूरत तो नहीं। यशवंत का मन हुआ कि उसका मुंह नोच ले, लेकिन बड़े सब्र से काम लेते हुए बोला, अब तुम इसे अपने घर ले जाओ ताकि इसकी जरूरतों का अच्छी तरह ख्याल रख सको। मेरा इससे कोई संबंध नहीं। मैंने इसे तलाक दे दिया। काजल जोर जोर से रोने लगी। वीरेंद्र चोरी के ऊपर सीना जोरी करते हुए यशवंत को बुरा भला कहने लगा। शराफत का तो जमाना ही नहीं। भाभी समझकर इतने दिन पत्नी की देखभाल की और तुम इल्जाम लगा रहे हो। शोर शराबा सुनकर पड़ोसी भी आ गए। सबने यशवंत से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। बेवफा पत्नी की यही सजा है। हम तो कई दिनों से इन दोनों की बेशर्मी देख देख कर परेशान थे,
लेकिन तुम्हारी खातिर चुप रहे। ये अच्छे लोगों का मामला है और हम भी बहुबेटियों वाले हैं। वीरेंद्र के माता पिता को जब ये सब पता चला तो वे भी अपने बेटे की करतूतों पर शर्मिंदा हुए। यशवंत ने वीरेंद्र की मां से कहा, आप अपने बेटे का विवाह काजल से करवा दें। मैं नहीं चाहता कि ये इधर उधर भटके। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, साथ में खुश रहेंगे। वीरेंद्र ने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन उसकी एक न चली। वीरेंद्र की मां काजल को अपने घर ले गई ताकि उसका विवाह वीरेंद्र से करवा दे। इस हंगामे में आधी रात बीत गई। यशवंत इतने लंबे सफर से आया था और थकाहारा था। उस पर यह सब हुआ तो वो बिल्कुल टूट गया। 2 दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकला। अंधेर नगरी वाले वृद्ध व्यक्ति और उनकी बातें उसे बुरी तरह याद आ रही थी। जैसे तैसे 1-2 महीने गुजारे, लेकिन किसी काम में उसका मन नहीं लगा। आखिरकार उसने फिर से सफर करने की ठानी और अंधेर नगरी जा पहुंचा। वृद्ध व्यक्ति ने उसे गले लगाया और तसल्ली दी। बेटा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। काजल से तुम्हारी शादी किस्मत में थी, लेकिन वो तुम जैसे नेक लड़के के काबिल नहीं थी। शुक्र करो कि भगवान ने तुम्हारा पीछा उससे छुड़ा दिया। मेरी एक ही बेटी है, मैं अपने मुंह से उसकी तारीफ नहीं करूंगा, मगर वो बहुत नेक, शरीफ, खूबसूरत और वफादार लड़की है। तुम उसके साथ खुश रहोगे। अगर तुम राजी हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करने को तैयार हूं। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। यशवंत तो पहले से ही वृद्ध व्यक्ति का भक्त था। जाहिर है कि उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से की होगी। यशवंत की रजामंदी से वृद्ध व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी और कहा, अब तुम अपने वतन लौट जाओ, व्यापार करो, खुश रहो, भगवान तुम्हें बरकत देगा। यशवंत ने जिद की, बाबूजी, आप भी हमारे साथ चलें। यहां आपकी बेटी के अलावा आपकी देखभाल करने वाला कौन है? हमारे साथ रहेंगे तो हमारे घर में बरकत रहेगी। बुजुर्गों का साया घर में एकता की सबसे बड़ी कृपा होता है। हमें इससे वंचित न करें। यशवंत की जिद के आगे वृद्ध व्यक्ति मजबूर हो गए। वैसे भी वे उस शहर और वहां के लोगों से तंग आ चुके थे। उन्होंने अपनी धर्मशाला बेच दी और यशवंत के साथ उसके वतन चले गए। उनकी अक्लमंदी भरे मशवरों और सीखों पर चलकर यशवंत ने बहुत तरक्की की और अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया और तीनों एक साथ खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।